हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसकी ज़रूरत कितनी है और इंडियन सिनेरियो में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एज ऑफ नाउ फीजिबल है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबसे पहले लॉज से रिलेटेड जो है हमें चंद डिफरेंस जो है वो बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड ऑफ लॉस। द फर्स्ट वन आर पर्सनल लॉस एंड द सेकंड आर पब्लिक लॉस। जानते हैं कि पर्सनल लॉस क्या होते हैं। लॉस दैट डील विद फैमिली मैटर्स एंड डोमेस्टिक रिलेशंस। तो आपके निजी जिंदगी में यानी कि एज ऑफ इंडिविजुअल आपके जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं, डोमेस्टिक रिलेशंस होते हैं, जो आपका लॉ वहाँ पर आपको डिक्टेट करता है, फैमिली मैटर्स और डोमेस्टिक रिलेशंस, उसे पर्सनल लॉ कहा जाता है। जैसे कि मैरिज, डाइवर्स, अडॉप्शन, पैटर्निटी एक्सेट्रा। यानी कि मैरिज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मजहब के तौर तरीकों को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर पर्सनल लॉस जो है वो सीन पर आते हैं। मोस्टली ड्रॉन फ्रॉम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ट्रेडिशंस। बिल्कुल, पर्सनल लॉस जो है वो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉस होते हैं, अलग अलग पर्सनल कोड्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं कि किस तरीके से मैरिज होगा, डाइवर्स होगा, किस तरीके से आप अडॉप्ट करेंगे चाइल्ड को। तो इन सभी चीज़ों को बारे में जो डील करता है वो पर्सनल लॉस है। पब्लिक लॉस ऑन द अदर हैंड, पब्लिक लॉस लॉस दैट डील विथ इश्यूज दैट अफेक्ट द जनरल पब्लिक और स्टेट सोसाइटी एज अ होल। यहाँ पर पर्सनल लॉस इंडिविजुअल लाइफ के बारे में है, लेकिन पब्लिक लॉस जो है वो कम्युनिटी या फिर सोसाइटी ऑन होल डील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉस, रेवेन्यू लॉस एक्सेट्रा। यानी कि आपकी निजी जिंदगी को छोड़ बाकी जितने भी लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं, जो सरकारें देती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो पब्लिक लॉ होता है। रिटर्न ऑन बाय डिस्कशन एंड डिबेट बाय एक्सपर्ट्स और मैंडेटेड बाय सॉवरेन बॉडी और पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये रिलीजन से नहीं आते, ये आपका पार्लियामेंट देता है, आपका राज्यांग देता है, जहाँ पर डिस्कशंस चलते हैं, डिबेट चलते हैं, मॉडर्न आउटलुक जो है वहाँ पर दिया जाता है। यूसीसी द न्यू कोड या फिर जिसे द थर्ड कोड भी कहा जाता है। अभी जैसा कि हमने पर्सनल लॉ कहा, पब्लिक लॉ कहा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? It will replace personal laws based on the scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of rules governing every citizen. मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, अडॉप्शन के लिए वगैरह हिंदूज में अलग रूल्स हैं, मुस्लिम्स में अलग रूल्स हैं। देखिए, मुसलमान जिस तरीके से शादी करता है वो अलग है, हिंदू जिस तरीके से शादी करता है वो अलग है। यानी कि हर एक रिलीजन के लिए अलग अलग पर्सनल कोड है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इन सभी अलग अलग रिलीजियस के कोड्स को जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश करता है। यानी कि जितने भी पर्सनल लॉस कंट्री में हो उसे रिप्लेस करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं। जिस तरीके से पब्लिक लॉस में हमने कहा कि पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे मैंडेट करता है, तो उसी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ को भी, यानी कि आपके मैरिजेस, आपके डेथ्स, आपके जितने भी पर्सनल डोमेस्टिक रिलेशंस हैं उन सभी को रूल करने के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एक यूनिफॉर्म कोड बनाएगा कि किस तरीके से मैरिजेस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस वगैरह, ये जिस तरीके से अलग अलग आप जो है अडॉप्ट वगैरह कर सकते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी लॉ में। तो इसी का कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि इन ब्रीफ पर्सनल लॉस नहीं होंगे अलग अलग कम्युनिटीज के, सिर्फ एक ही लॉ होगा जो पूरे कंट्री में लागू किया जाएगा। द बर्थ ऑफ वन नेशन वन लॉ कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कहा कि हिंदुओं के लिए अपना अलग कोड होता है, हिंदू कोड, मुस्लिम के लिए शरीयत होती है, क्रिश्चियंस का अलग, पारसीज का अलग। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में, सभी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगा, वन नेशन वन लॉ। It shall be discussed and debated later codified to have universal acceptability. Religious norms या फिर ट्रेडिशंस पर ये डिपेंड नहीं होगा, पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस कर लेगा, लेजिस्लेशंस में जो है इसके ऊपर डिस्कशंस चलेंगे, वाइडर एस्पेक्ट्स पर जो है इस पर डिस्कशंस चलेंगे और आखिरकार यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए इसे कोडिफाई किया जाएगा। विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग लॉस, ह्यूमैनिज्म पर या फिर सेक्युलर नेचर पर या फिर अलग अलग जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हम सुनते हैं, फैटर्निटी, यूनिटी, डेमोक्रेसी वगैरह, इन सभी मॉडर्न प्रिंसिपल्स के तहत जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो रखाया गया है। इंडियन कंटेक्स्ट। आइए जानते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर इंडियन कंटेक्स्ट में पर्सनल कोड्स के लिए कितना जो है वो महत्व दिया गया है। आर्टिकल 28 to 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विद राइट टू रिलीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक यानी कि लगभग 4 आर्टिकल्स हैं जो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजियस फेथ या फिर रिलीजियस एक्टिविटी। आप जो फेथ चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट अप्लाई टैक्सेस और इम्पोज टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ योर रिलीजन। स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन द मेंटेनेंस ऑफ योर रिलीजियस नॉर्म्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरीके से आपको राइट टू रिलीजन दिया गया है। प्रियम्पल गारंटी से सेक्युलरिज्म इन द इंडिया। हालांकि सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंसर्ट किया गया है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे प्रावधान थे जैसे कि अभी हमने कहा राइट टू रिलीजन। तो सेक्युलर कंट्री है इंडिया, सेक्युलरिज्म में रिस्पेक्ट किया जाता है हर रिलीजन को और रिलीजियस लॉ को।
पर्सनल लॉस वर फर्स्ट फ्रेम ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज मेनली फॉर हिंदू एंड मुस्लिम सिटीजन। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश ने पहली बार जो है वो हिंदूज के लिए अलग कोड और मुसलमानों के लिए अलग कोड बनाने की कोशिश की हुई थी। एज ऑफ नाउ हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीस एक्सेट्रा हैव पर्सनल लॉस ऑफ देयर ओन। बिल्कुल हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल 1956 जो है वो लागू किया जाता है, मुसलमानों के लिए शरीयत एक्ट 1937, इस तरीके से क्रिश्चियंस के लिए, पारसीस के लिए अलग अलग जो है वो पर्सनल कोड्स हैं। The demand for uniform civil code was first put forward by women activists in the beginning of 20th century with the objective of women right, equality and secularism। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हम रिलीजन कहते हैं तो रिलीजन कहीं ना कहीं पेट्रियार्की के अंडर काम करता है। मेन को जो है सुप्रीमेसी दी गई है वुमेन के खिलाफ, तो इन सभी के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे पहले वुमेन एक्टिविस्ट ने 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड उन्होंने किया। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के मेन और वुमेन को इक्वल दर्जा दिया जाए पर्सनल लॉस में भी। फॉर सेक्युलरिज्म यानी कि सभी कम्युनिटीज जो है वो एक ही फ्रैटर्निटी का हिस्सा है, एक ही कंट्री का हिस्सा है, तो उन सभी के लिए एक ही यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहली बार डिमांड किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, आइए जानते हैं कि इसकी फीजिबिलिटी इंडिया में कितनी है। आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जो है हमें ऑलरेडी दिया गया है, एक आर्टिकल 44 सेपरेटली रखा गया है विच सेज दैट कि स्टेट जो है वो स्ट्राइव करेगा ताकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कंट्री में, यानी कि पूरी कंट्री इंडिया की टेरिटरी में लागू किया जाए। The objective of this endeavor should be to address the discrimination against a vulnerable group and harmonize diverse cultural practices। यानी कि मेन जो रीजन है, जो डाउन ट्रॉडन या फिर जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस होते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, उनके खिलाफ जो रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, उन सभी को हार्मोनाइज करने के लिए, उन सभी को एक ही स्तर पर लाने के लिए, उन सभी को हक देने के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है सन 1947 में ही की गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रावधान दिया गया था। The stand taken by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly debates have survived the years। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हैड सेड अ यूसीसी इज डिजायरेबल बट फॉर द मोमेंट शुड रिमेन वॉलंटरी। यानी देखिए जिस तरीके का वास्टनेस है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजियंस है, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो एज ऑफ नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, और खासकर एजुकेशनल लेवल्स इंडिया में जो है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू वेस्टर्न साइड। जिस तरीके के मॉडर्नाइज्ड आउटलुक्स की हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो अभी लोगों में ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तो लोगों में सभी मॉडर्न या फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो अंटिल देन जो है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को वॉलंटरी ही रखना चाहिए, इम्पोज नहीं किया जा सकता। यानी कि स्टेट जो है वो मैंडेटरली आप पर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा सकता कि पर्सनल लॉस को छोड़कर जो है इसी यूनिफाइड सिविल कोड को जो है आप फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एज ऑफ नाउ यूसीसी शैल बी वॉलंटरली, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। बिल्कुल हम जो है डिजायर करते हैं कि इस तरीके से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन वो वॉलंटरली होना चाहिए। वो आउटलुक जो है वो आज के ज़माने में भी सूट होता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।